साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने सीएसआईआर के जो आपकी 2023 में आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमने इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। मॉर्निंग शिफ्ट के भी हमने लगभग कर लिए हैं। अब ये आपका लास्ट पार्ट है जहाँ पे हम मॉर्निंग शिफ्ट के सेक्शन बी के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो करने लायक थे, जो इस प्लेटफॉर्म से जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, उतनी नॉलेज के बेसिस पे अगर आपने कोई अपना बेसिक नॉलेज भी अगर आप लगाते हैं तो आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे या आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे पिक किया है। तो अब हम यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट के सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, लाइफ साइंस का आपका एग्जाम था मॉर्निंग शिफ्ट का, 9 बजे से 12 बजे तक जो आपका एग्जाम हुआ था। तो पार्ट बी में एक क्वेश्चन आया था जो कि बिल्कुल मैं कहूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। और जब भी बात आती है पर्टिकुलर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का, तो वहां पे मैं उसको बार बार इम्फेसाइज करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन आईडी 703021 है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर Na+। अब ये क्वेश्चन आप 2-3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा तो भी आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ते हैं, या इसके अलावा जब भी आप ग्लाइकोलिसिस से लेकर अगर आपने क्रैब साइकिल पढ़ी होगी, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और एक हमने जो मेगा रिवीजन किया था, वहां पे मैंने इस बात की चर्चा किया हुआ था। तो आप पर्टिकुलर उस वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो Na+ से काम नहीं करेगा। तो जब आप क्रैब साइकिल पढ़ते हैं, तो आपने क्रैब साइकिल में, अगर मैं मोटी-मोटी बात करता हूँ, कि जब हम क्रैब साइकिल की बात करते हैं, जो कि आपका एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में मुझे क्या-क्या मिलता है, वहाँ पे अगर आपको पता होगा कि आपको जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो इक्विवेलेंट होता है एटीपी के बराबर। बिल्कुल सही बात, कितनी बनती है, कितनी नहीं बनती है, अभी मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। उस पूरी प्रोसेस में आपको NADH मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद उस प्रोसेस में आपको FADH2 मिलता है, ठीक है? तो एक प्रोसेस जो होती है, ये आपका FADH2 जिस एंजाइम से या जिस प्रोसेस से मिलता है, वो केवल एक ही स्टेप आपको क्रैब साइकिल में ही देखने को मिलेगा। बाकी NADH और FADH2 को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाते हैं, जिससे हम फर्दर वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको याद होगा कि जहां पर भी FAD जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है, तो जो नेट गेन एटीपी का होता है वो आपका 1.5 एटीपी के बराबर होता है। और वही चीज जब आपका NADH जाता है तो आपका 2.5 होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता ही होगी, और इसी के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन लगना था। तो चूंकि जब आप क्रैब साइकिल पढ़ते हैं, तो वहां पे एक स्टेप आता है जहां पे आपका FADH2 का फॉर्मेशन होता है। और उस स्टेप का जो एंजाइम होता है, उसको हम प्यार से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। तो ये जो होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी एक चीज मैंने यहाँ पे और समेट दिया है, जो कि मैंने बार बार आपको हाईलाइट करा के इस बात को नोट कराया है, बट एक बार फिर से आप उस चीज को याद रख लीजिएगा कि जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं, जो कि आपको क्रैब साइकिल के लिए चाहिए होते हैं, वो आपके मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्रैब साइकिल की जो लोकेशन होती है, वो आपका मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन एक एंजाइम जो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, और चूंकि आपको पता ही होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है, वो भी आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में रन करता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो चूंकि इसको ले जाके इलेक्ट्रॉन को वहां से ट्रांसफर करना है, इसी वजह से ये आपका पर्टिकुलर जो आपका एंजाइम होता है, वो आपका ईटीएस के आसपास इसको काम करना है। तो ये आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम क्या है, जैसा कि हमने बहुत बार लर्न कराया है आपको। तो जब आप मार्कर एंजाइम पढ़ते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम जो होता है, वो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। क्योंकि सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन आपका जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये आपका लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका 70-30-21 है। उसका जो राइट आंसर बनेगा, वो आपका थर्ड बनेगा। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए थी। बहुत सिंपल, आसान क्वेश्चन 2 नंबर में आपकी झोली में था। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ता हूं, जहां पे हम कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। एक और क्वेश्चन जो कि मैं कहूंगा बोनस क्वेश्चन, थोड़ी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी, 12th लेवल पे भी पढ़ी होगी, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि जब आपका रेप्लिकेशन होता है, तो ओवर बाइंडिंग ऑफ डीएनए कौन करता है और उसको रिमूव कौन करता है। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, तो ऑप्शंस में भी आपको ये ज्यादा इन्होंने घुमाया नहीं है। तो चूंकि आपकी ओवर बाइंडिंग की बात हो रही है, तो मुझे प्राइमेज तो चाहिए ही नहीं, तो ये आपका कट जाएगा।
ओवर बाइंडिंग के लिए आपका हेलिकेज होता है और उसको रिमूव करने के लिए आपका गाइरेज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसको अपनी कॉपी में या इसी वक्त इसी क्षण इस वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिखेंगे कि ये जो आपका गाइरेज है ये किसकी बात कर रहे हैं, ये प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं कि यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सा टोपो आइसोमरेज है, ये फर्स्ट है या सेकंड है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अगर आप सीरियस हैं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा कि आपको 2 नंबर का फ्री ऑफ कॉस्ट का मिला है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बस आपको घुमाया है और आपने हमारे साथ सेल सिग्नलिंग और पीवाईक्यूज हमारे साथ सॉल्व किया होगा तो बहुत आसानी के साथ आपके पास ये क्वेश्चन के आंसर आपको लगने चाहिए थे। अगर आपने नहीं किया है तो ये आपकी बहुत बड़ी ब्लंडर मैं कहूंगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि पीआई जो है फॉस्फेटिडिल आइनोसाइटोल, जो कि आपका एक अनयूजुअल मेम्ब्रेन लिपिड के पास जुड़ा रहता है, बिकॉज इट कैन अंडरगो रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन होते रहते हैं। इसके आइनोसाइटोल के हेड पर जनरेट करता है वेरियस फास्फोराइलेटेड पीआई मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम फास्फोआइनोसाइट्स कहते हैं। इन अ सेल सिग्नलिंग इवेंट द एंजाइम दैट डायरेक्टली कन्वर्ट करता है पीआई 45P2 को पीआई 3453। अब ये कौन सा एंजाइम होगा, तो इसमें अगर आप सेल इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जिस तरीके से सोचना चाहें। अगर आप सेल सिग्नलिंग के नजरिए से ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप सेल सिग्नलिंग के नजरिए से देख लीजिए। और अगर आप बेसिक एंजाइम्स पढ़ के अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं तो आप वहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर लग जाएगा। अगर आपने सेल सिग्नलिंग नहीं भी पढ़ा है तो भी आप कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, जब भी आपने एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ा है या मेरे साथ भी आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि फॉस्फेट को जब आप ऐड करते हैं, यहाँ पे पीआई था, 2 फॉस्फेट थे, इस पर्टिकुलर में आपका 3 फॉस्फेट था। और मैं तो कहता हूं कि अगर इस ऊपर की 3 लाइन को अगर मैं काट दूं तो भी ये क्वेश्चन जो है वो पूरा है। तो यानी कि जो 3 लाइन का ये क्वेश्चन जो उन्होंने डिजाइन किया है 5 लाइन का, ये आपको केवल और केवल बेवकूफ बनाने के लिए किया है कि आप इस क्वेश्चन में उलझ जाए। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर मुझे फॉस्फेट लगाना होता है तो मुझे काइनेज चाहिए होता है। भाई ग्लूकोज में जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हो तो क्या लगता है, हेक्सोकाइनेज लगता है ना। ठीक है, तो काइनेज जो होता है ये आपके एंजाइम की क्लास होती है या आपका पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जहां जहां पे आप फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करते हैं वहां पे आपका काइनेज लगता है। तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे रखा हुआ है पीआई 3 काइनेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 70 30 34 है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे। अगर आपने नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा, सेल साइकिल, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हालांकि सीएसआईआर के लेवल पे सेल साइकिल से बहुत अंदर तक भी क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बट ये आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेल साइकिल का कौन सा ऐसा फेज है जिसको हम बहुत ही सॉल्टेस्ट फेज बोलते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि जब आपका 2 ही सेल साइकिल के फेज होते हैं, एक आपका इंटरफेज होता है, अगर मैं इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर दूं, एक आपका इंटरफेज होता है बेटा और एक आपका एम फेज होता है। अब इस एम फेज को ही हम प्यार से या तो माइटोसिस होगी तो माइटोसिस कह लो, मियोसिस होगी तो मियोसिस कह लो। तो जो आपकी सेल साइकिल में जो आपका लार्जेस्ट फेज होता है, मतलब 95% जो सेल साइकिल का समय होता है, टाइम होता है, वो इंटरफेज में जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो तैयार होती हैं। इंटरफेज में ही आपका जी नॉट फेज आता है, जी1 आता है, एस आता है, जी2 आता है। जी नोट में आपको पता ही होगा कि जब सेल्स डिवाइड नहीं कर रही होती हैं तो उनको जी नॉट फेज में भेज दिया जाता है। एस फेज में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बाकी जी1 में क्या होता है, जी2 में क्या होता है, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है बेटा कि सेल्स अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। लेकिन एम फेज जो होता है ये आपका बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही सॉल्टेस्ट फेज होता है। हालांकि टेक्निकली हम इसको अपने पढ़ने के लिए, जो आप कभी-कभी बच्चों में यही कंफ्यूजन होती है कि जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार माइटोसिस हमने पढ़ा तो इसमें प्रोफेज आया, मेटाफेज आया, फिर दुनिया भर की चीजें हुई, टीलोफेज आया, समझ रहे हो। लेकिन ये हमने एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी सेल साइकिल तो मैंने नहीं पढ़ाया है बट अगर कभी मौका रहेगा तो मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगा आपको। सेल साइकिल में ये जो हमने कहानियां करी हैं कि आप प्रोफेज, मेटाफेज पढ़ते हैं, एनाफेज पढ़ते हैं, या अगर आप मियोसिस में जाते हैं और वहां पे भी आप देखते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में भी आपके बहुत सारे स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, फिर पैचटीन होता है।
ये केवल और केवल हमने अपने सुविधा के लिए इनको मतलब अध्ययन करने के लिए हमने इनको क्या कहते हैं डिफाइन करके रखा है। बट इतनी फास्ट प्रोसेस होती है कि ऐसा सब कुछ नहीं होता है कि इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। बस हमने केवल अपने पढ़ाई करने के लिए, हमने उन चीजों को समझने के लिए, साइंटिस्ट ने उन चीजों को बेटर समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। लेकिन वो इतनी फास्ट होता है कि ऐसा नहीं है कि वो आपका बहुत ही मतलब लॉन्गेस्ट फेज चल रहा है। बस केवल हमने पढ़ने के लिए उनको डिवाइड करके रखा है। तो जो आपका शॉर्टेस्ट फेज होगा वो आपका माइटोसिस होगा। तो क्वेश्चन आईडी आपकी 70 30 27 है, जिसका राइट आंसर आपका बनेगा 4। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए था।